एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि मेरी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, उसमें सभी पेपर हम जो है ऑनलाइन वाले सॉल्व करेंगे। जो है 2021-22 दिसंबर के जो पेपर हुए थे और 2022-23 दिसंबर के जो पेपर हुए थे ऑनलाइन, 2 बार ऑनलाइन पेपर हुए हैं आप सभी के अभी तक सीटेट के। उन सभी के ऑनलाइन पेपर के सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। 21-22 के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, और 2022-23 का जो पेपर हुए थे सभी डेट वाइज शिफ्ट वाइज मैंने एनालिसिस करा रखा है चैनल पर। और जो नए इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार आपसे पूछे गए थे ईवीएस पर्यावरण में, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। सीटेट एग्जाम सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने PYQ जो है सॉल्यूशन कर लिया सीटेट में, तो आप समझिए 50 to 60% आपकी प्रिपरेशन वहीं पर हो जाएगी। ओके, तो PYQ जरूर आप सॉल्व कीजिए चैनल पर और चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेट, सीटेट और सुपर टेट की बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, जिससे कि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता है सीटेट के ऑनलाइन पेपर होते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता है। और जब तक आपने पेपर सॉल्यूशन नहीं किया प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे आपको टेट को हो सीटेट को, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है एग्जाम में। ठीक है, सीटेट में खासकर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत देखना पड़ता है, इसलिए PYQ को सॉल्व जरूर करके दीजिए जाइए। चलिए देखिए, आज हम जो जूनियर लेवल का जो आपका प्राइमरी लेवल का पेपर होता है सीटेट का, वो हम सॉल्व करेंगे जनवरी 2022 का। जो दिसंबर वाला हुआ था 21-22 का, उसमें हम देखेंगे EVS सेक्शन। आप सभी को पता है 15 नंबर के यहाँ पर कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके NCERT बेस होते हैं, और 15 नंबर आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। पार्ट 3 में आपका EVS पूछा जाता है, जो आपका प्राइमरी लेवल पेपर होता है। 61 क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा NCERT से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि जानवर और पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT में डायरेक्ट ये सब दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। NCERT आप पढ़ना चाहते हैं फुल EVS की, तो मैंने आपको क्लास 3 से लेकर 5th तक के NCERT के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं 1 लाइनर फॉर्म में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रखे हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा किस लिए मारे जाते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है EVS का आज का। तो मगरमच्छ का शिकार किस लिए होता है? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, या फिर खुशबू के लिए? 61 का आपको राइट जवाब देना है। तो 61 का राइट जवाब होगा आपका त्वचा के लिए। मगरमच्छ को लोग शिकार करते हैं त्वचा के लिए, उनकी त्वचा से विभिन्न सामान बनाए जाते हैं। सींगों के लिए तो हम गेंडा वगैरह का करते हैं शिकार। दांतों के लिए आप बताइए, हाथी का करते हैं शिकार। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताती जा रही हूँ, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन के साथ बाकी और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाए। खुशबू के लिए आपका हिरन, कस्तूरी मृग आपने सुना होगा, उसका जो है शिकार होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमसे मगरमच्छ के लिए पूछा गया था, तो मगरमच्छ जो है त्वचा के लिए शिकार किया जाता है। 61 का हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 देखेंगे, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, जो कि कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में? बोरा एक चावल की किस्म होती है, जो कि जब उसको पकाते हैं चावल को, तो वो चिपचिपा सा चावल बनता है, गीला सा। तो ये हमारे असम राज्य में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर है 62 का, असम। 63 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों पेपर रहता है आपका सीटेट का, या फिर कोई एग्ज़ाम हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है एग्ज़ाम में। मैं हिंदी वाला करा रही हूँ, आप PDF को देख करके डाउनलोड करके इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल से त्वचा के रूखेपन को दूर करती थी? जो सर्दियों में हमारी त्वचा रूखेपन हो जाती है, ड्राई होती है, तो उसके लिए पुराने ज़माने में जो दादी लोग थी, वो गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस तीनों को मिलाकर घोल बना लेती थी और यूज़ करती थी, लगाती थी स्किन पर। ठीक है, ये आपका NCERT में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 63 क्वेश्चन का। 64 देखेंगे, एक छोटे से पेड़ या पेड़ की शाखा से कोई छोटी पेड़ या झाड़ी हो या फिर कोई शाखा हो, उससे लटकने वाला घोंसला कौन बनाता है, कौन सा पक्षी? ये पक्षियों के बारे में आपको पता है, बर्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में NCERT में जितना भी दिया हुआ है सभी से पूछा जाता है। तो
पेड़ की झाड़ी या फिर शाखा से जो लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है वो कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। 64 का राइट आंसर है हमारा सूर्य पक्षी, सनबर्ड। सनबर्ड हमारा जो पक्षी होता है ये छोटी सी कोई झाड़ी या शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है, ठीक है। सूर्य पक्षी हमारा पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। 65 देखेंगे, ट्रेन टिकट पर जो PNR नंबर होता है, आप सभी ने देखा होगा टिकट, रिजर्वेशन वाला टिकट, PNR नंबर, ये क्या दर्शाता है? ये भी NCERT का क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन। ये दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल जो है आपका यहाँ पर रहता है। PNR नंबर आपने सुना होगा, और PNR नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो गया, यही आपसे पूछा गया है। PNR का मतलब क्या होता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 66 क्वेश्चन देंगे, 66 क्वेश्चन देखेंगे। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? NCERT का क्वेश्चन है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन मतलब कि बड़ी मौसी को क्या कहा जाता है मलयालम भाषा में? 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन में होगा बलियम्मा। बलियम्मा जो है बड़ी मौसी को कहा जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर था। सब कुछ ये NCERT में दिया हुआ है, कुछ बाहर से नहीं है। NCERT मैंने फुल आपको पढ़ा रखी है वन लाइनर फॉर्म में, तो चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। ओके, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन केरला, केरला में कौन सा स्थान है इनमें से? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी या फिर मालाखेड़ा। वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी या फिर मालाखेड़ा, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो आपके केरला में है? तो ये भी आपका NCERT क्वेश्चन है। कोझिकोड जो कि आपके केरला में है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वलसाड़ आपके गुजरात में है, ये भी क्वेश्चन आपका NCERT का पूछा हुआ है, आपके गुजरात में है, लेकिन हमसे पूछा गया केरला में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। गाँव का नाम वहाँ उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गाँव के लोगों को पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, ये कौन सा गांव है? ये भी आपके NCERT में दिया हुआ है कि वह गांव जहां पर खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं और वहां के लोग पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसा गांव कहाँ है, कौन से राज्य में? तो सबसे पहले बता दूं कि इस गांव का नाम है खेजड़ी गांव। खेजड़ी वृक्ष के नाम से ही इसे खेजड़ी गाँव कहते हैं, और ये आपका राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। राजस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और जहाँ पर विश्नोई समाज के लोग रहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप NCERT में इसको पढ़ कर जाइए, ठीक है। खेजड़ी गांव आपके राजस्थान में पाया जाता है, जो कि खेजड़ी वृक्ष के लिए बहुत ही फेमस गांव था। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो सबसे उम्र दराज मादा हाथी, ठीक है, जो सबसे एजड होती है मादा हाथी, वही अपने झुंड का मुखिया होती है। हमारा ऑप्शन 2 यहाँ राइट आंसर है। 70 क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत कैसे बनाया जाता है? मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं उनको मजबूत कैसे बनाया जाता है? बेक करके, गलाने से, भूनने से या फिर जलाने से। 70 नंबर क्वेश्चन आपको राइट जवाब बताना है, तो उसे बेक करके, ठीक है, बेक करके उसको मतलब कि पका के उसको, मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है ना, तो उसे बेकिंग कहते हैं इंग्लिश में। बेक करके मजबूत बनाया जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर था। 71 क्वेश्चन देखेंगे आपके, ये भी आपके सब NCERT के क्वेश्चन हैं। पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के लिए उपचार में प्रयोग किया जाता है। दांत अगर आपका दर्द कर रहा है तो कौन सा चीज़ है इसमें जो आप उपयोग करते हैं? तो आपने गेस कर लिया होगा, आई होप। लौंग, आप सभी को पता है दांत में दर्द है तो लोग कहते हैं कि लौंग रख लो अपने दांत में, या फिर लौंग का तेल, ठीक है। तो लौंग आपका यहाँ राइट आंसर हो गया, ऑप्शन 2 राइट आंसर था। 72 क्वेश्चन है। गेहूं को आटे से, जो गेहूं का आटा है उससे आपको चपाती बनाना है, तो सही क्रम में लगाना है, कौन कौन सी प्रोसेस से आप गुजरेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो सही क्रम आपको पहचानना है। इन चारों ऑप्शन में से सही क्रम क्या है? तो आप सभी को पता होगा 72 का यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। सबसे पहले आप आटा गूँथेंगे, फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, फिर लोइयों को बेलेंगे और आग पर पका लेंगे, रोटी बन जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपको क्रम में लगाना था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 73 में पूछा गया आपसे,
नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं, जो भी डांस करते हैं उसमें आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो क्या प्रदर्शित करती हैं डांस के दौरान आप डांस करते हैं, ये आपसे पूछा गया। नृत्य प्रदर्शन या फिर भावनाएं, आत्मविश्वास या फिर हाथों और चेहरे की गति, क्या चीज़ आपको शो करती है डांस आप जब करते हैं। तो 73 का जो है राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो आपकी भावनाएं, आपका फेस जो एक्सप्रेशन होता है, जो कि आपका मूवमेंट होता है, वे आपके अंदर की भावनाएं जो है प्रकट करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो गया। 74 क्वेश्चन है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, मतलब सुन भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं, वे सीखते हैं, कैसे सीखेंगे? ना तो बोल सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे? कोई भी चीज़ उनको सिखाया जाएगा। तो 74 में आपसे ये पूछा गया है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखेंगे, सिंपल सी बात है, उनको ना बोलना आता है ना सुनना आता है, तो उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से सिखाया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर था। 75 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट है? ऑड वन आउट आपको चूज़ करना है 75 क्वेश्चन में। तो आपका पर्वत, देखिए यहाँ पर नदी, झील, झरना, ये सब पानी के, वाटर के आपके सोर्स हो गए, लेकिन पर्वत आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो गया। 76 देखते हैं, ये आपकी पेडागोजी अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी तक कंटेंट चल रहा था आपका, अब पेडागोजी स्टार्ट हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को दर्शाता है? बाल केंद्रित प्रवृत्ति कौन सा दर्शाता है? इनमें से ये ऑप्शन दिए हुए ही आपको बताना था। कोई भी 2 ऑप्शन भी आपके राइट आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। 76 का आपको राइट जवाब देना है। तो हमारा A, B और C 3 यहाँ पर सही है। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर से जोड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी जब बच्चे को सिखाएंगे उनके इन्वायरमेंट से जोड़कर कोई भी चीज़। रटने को हतोत्साहित, मतलब कि रटने को कभी प्रोत्साहन नहीं करना है, हतोत्साहित करना है, तो ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मतलब किताबी शिक्षा से अलग होकर बच्चे को सिखाना है, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा 1, 2 और 3 ऑप्शन हमारे पॉजिटिव हैं, यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्योंकि इस चौथा ऑप्शन हमारा है, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं नहीं, हमें सीमाएं नहीं बनानी, हमें बच्चे को सीमा के बाहर जाकर सिखाना है। ठीक है, तो डी हमारा जो है निगेटिव ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। केवल हमारा A, B और C ऑप्शन सही थे, तो हमारा तीसरे में दिया हुआ है A, B और C। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 में भी इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? प्राइमरी लेवल पर आप EVS पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार कराना, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखिए, एकमात्र या ओनली आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है। सीटेट में टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव टैग वर्ड वाला आपको आंसर देना ही नहीं है। बाकी के 3 हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। आप देखिए यहाँ पर 77 में हमारा बाकी के तीनों हमारे पॉजिटिव हैं, A, B और C। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। PDF आपको दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप PDF डाउनलोड करके इस पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और न्यू अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक स्तर पर, तो यहाँ पर सही वाला हमको ऑप्शन बताना है 78 में। तो हमारा पहला ही सही है यहाँ पर। पहला इसलिए सही है कि कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन EVS के विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करना है। आप सभी को पता है, जो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक आप पढ़ते हैं EVS की बुक, इसमें आपको 3 चीज़ कंबाइन होती है, साइंस प्लस सोशल साइंस और प्लस आपका EVS। ठीक है,
ईवीएस में ही ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, कोई आपकी साइंस की अलग से बुक नहीं होती है। क्लास 6 से आपकी साइंस की बुक अलग होती है और सोशल साइंस की अलग होती है। तो यही आपसे पूछा गया कि आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास प्राइमरी में आपकी जो ईवीएस की बुक होती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड होते हैं। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट ऐड होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, 79 क्वेश्चन देते हैं। क्या है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। मतलब क्या चीज़ हम कम यूज़ करें ईवीएस की क्लास में, प्राइमरी में। स्वतंत्र वाद विवाद, ये तो पॉजिटिव आंसर है। चित्र पठन, कथा या फिर विवरण। क्या चीज़ निगेटिव है इसमें, आपको ये बताना है, जिसको कम यूज़ करना चाहिए प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की क्लास में। 79, तो विवरण। बच्चे को डिस्क्रिप्शन देकर नहीं पढ़ाना, क्योंकि बच्चा छोटा है, क्लास 1 से लेकर 5th या 3rd से लेकर 5th, आप प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे को डिस्क्रिप्शन से नहीं समझाना, उसको डिबेट से या फिर मतलब बात करके, डायलॉग करके सिखाना है, उसको इमेज के माध्यम से सिखाना है, और उसको नरेटिव या फिर कोई कथा कहानी सुनाकर समझाना है। तो ये तीनों पॉजिटिव आंसर थे, लेकिन निगेटिव हमारा 4th ऑप्शन ही था और निगेटिव आंसर ही आपको बताना था। तो विवरण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। डिस्क्रिप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो गया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 80 क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने चैलेंज क्या है, टीचर के सामने चैलेंज क्या आ सकता है, ये बताना है। परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, या फिर विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो सिंपल सी बात है, वास्तविक चुनौती मतलब कि आपको क्या चीज़ वहाँ पर दिक्कत करेगी, ये आपसे पूछा गया है 80 नंबर में। तो 80 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, मतलब कि यहाँ पर एक तरीके से ये भी आप समझ सकते थे कि पॉजिटिव आंसर आपको बताना था। बच्चे को जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर बनाया जा सके, वही आपका राइट आंसर होता है सीटेट में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव कहाँ होगा, जब उसको खुद को अवसर दिए जाएंगे अपने आप को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो हमारा 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो है एक टीचर के सामने चैलेंज होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि वो बच्चों को इस तरह से समझा सकें कि बच्चा खुद से अपने आप को व्यक्त कर सके। ओके, यहाँ 4 हमारा राइट जो है आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देखेंगे। थीम और उप थीम से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, आप सभी को पता है थीम और उप थीम बेस्ड आपके चैप्टर हैं, और इसी के हिसाब से आपका सिलेबस बनाया गया हुआ है एनसीईआरटी का। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से थीम में कौन सी उप थीम शामिल है। एक तो होती है थीम और एक होती है उप थीम। तो कौन सी आप यहाँ उप थीम है, ये आपसे पूछा गया है। परिवार और दोस्त आपकी ये मुख्य थीम है। जल, कार्य और खेल और भोजन, इसमें से ये कौन सी उप थीम है, ये आपसे पूछा गया। थीम नहीं पूछा गया, उप थीम पूछा गया 81 में। तो 81 में हमारा पहला जो है परिवार और दोस्त, ये थीम है। ठीक है, इस थीम के अपने उप थीम होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कौन सी ऐसी थीम है जिसमें उप थीम, सब थीम भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो थीम है जल, कार्य, खेल, भोजन, इनमें कोई उप थीम नहीं है, लेकिन परिवार और दोस्त ही आपका एक ऐसा थीम है ईवीएस में जिसके अंदर उप थीम भी पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा, ये ऐसा थीम है जिसके अंदर हमें उप थीम भी देखने को मिलती है। ओके, बाकी ये सभी थीम जो है ईवीएस की, इसमें कोई उप थीम हमारी नहीं है। इस पर मैंने आपको अलग से सेपरेट वीडियो पढ़ा रखा है, आप चैनल पर देख लीजिए थीम और सब थीम हमारे ईवीएस की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, किस तरीके से दिया जा सकता है। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो पॉजिटिव आंसर यहाँ पर जो होगा, पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 82 में आपको बताना है। तो 82 में आपके 3 आपके ये पॉजिटिव हैं, ए, बी और सी। निगेटिव हमारा डी इसलिए निगेटिव है क्योंकि आपको बच्चे को यहाँ सही और गलत नहीं बताना, उसको जज नहीं करना, उसको आकलन नहीं करना। छोटे बच्चे हैं, आपको उनको बस सिखाना है। ठीक है, तो वर्णन करके, वास्तविक संवाद द्वारा और प्रयोगों द्वारा, एक्टिविटी द्वारा बच्चे को सिखाना है। तो ए, बी और हमारा सी राइट आंसर है ऑप्शन, जो कि ऑप्शन 4 में हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखेंगे। यात्रा जो थीम है आपकी, जो थीम बताई मैंने ईवीएस में, उसमें से यात्रा भी ट्रेवल एक थीम है।
यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। तो यात्रा थीम बच्चे को कब कैसे सिखाएं कि सार्थक हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। यात्रा थीम को आपको सिखाना है तो सिंपल सी बात है, आप बच्चे को बाहर ले जाएंगे, साइट विजिट कराएंगे, तभी यात्रा की थीम आपकी सक्सेस होगी। तो 83 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 का सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों को द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। ठीक है, जब उसको बाहर ले जाते हैं तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, ऐसे ही आपका ये यात्रा की थीम सार्थक होती है। 84 क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? एक तो बच्चे को ईवीएस को बुक से पढ़ाना है, लेकिन इसके अलावा और कौन सा ऐसा संसाधन है जिससे बच्चा ईवीएस अच्छे से सीख सकता है? तो ईवीएस का मतलब ही होता है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो सिंपल सी बात है, क्षेत्र भ्रमण, बच्चे को बाहर घुमाने ले जाएंगे, फील्ड विजिट कराएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो गया। 85 क्वेश्चन देखेंगे। जल थीम से संबंधित, जल भी आपकी एक थीम है, वाटर थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जाता है? अब वाटर की प्रॉब्लम के बारे में आपको बच्चे को सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे आप? भूमिका निर्वाह द्वारा, रोल प्ले करवाएंगे, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद करवाएंगे, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण कराएंगे, ये भी सही है। प्रदर्शन और गृह कार्य होमवर्क, इसके द्वारा थोड़ी ना बच्चे को सिखा जाएंगे किसी भी मुद्दे के बारे में। तो आपका A, B और C हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। 86 क्वेश्चन देखेंगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, आपको पता है ईवीएस है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि अब वास्तविक ईवीएस सिखाने के लिए ईवीएस की बुक में आपको कुछ वास्तविक घटनाएं भी दी गई हैं, कथाएं दी गई हैं, घटनाएं दी गई हैं। तो ये क्यों दी गई हैं? बच्चे को क्या सिखाने के लिए दी गई हैं, ये आपसे पूछा गया है 86 में। तो 86 में हमारा वे सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत हैं, ये भी सही है। वे विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी सही है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों ये तो हमारे पॉजिटिव आंसर है। लेकिन वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षा शास्त्र को आसान बनाते हैं। यहाँ पे हमें टीचर के काम को आसान थोड़ी ना बनाना है, यहाँ तो बस बच्चों को फोकस करना है। तो हमारा A, B और C पॉजिटिव आंसर थे और हमारा 4 ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज हमने ईवीएस के ये क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि पता है आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 पेडागोजी के और 15 आपके कंटेंट के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो लाइक कीजिए और कोई भी डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, और भी बच्चों की हेल्प हो जाए, बच्चे सीख लें। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टेट, सीटेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन करने के लिए। और कोई भी न्यूज़ अपडेट होती है, कोई न्यू वैकेंसी आती है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।